हेलो, आवाज आ रही तक की आपको? हेलो, तक की आपको आवाज आ रही? जी, तक की आपको आवाज आ रही? हाँ, तक की आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक। आज हम नोट्स मिल गए थे आपको? ठीक। अच्छा, तो बेसिकली आज फर्दर उसको देख लेते हैं, हार्डवेयर को। जो नोट्स गो थ्रू कर लेना। अगर कोई इश्यू आएगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना है, ठीक है? अच्छा, अभी तक हम पढ़ चुके हैं। हमने हार्डवेयर में, अगर हम हार्डवेयर की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तीसरा जो हम दोबारा पढ़ेंगे वो है प्रोसेसिंग यूनिट। और चौथा है आपका स्टोरेज डिवाइस। और पांचवा इसमें है नेटवर्क हार्डवेयर। ये पांच मेजर टॉपिक हैं, ठीक है? तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है? तो अब मैं इसको दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैंने इनिशियली डिस्कस किया था, प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपको समझ में नहीं आया था, इसको हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, जब हम प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं तो बेसिकली जो डायग्राम मैं पहले से बनाता आ रहा हूँ, अगर आपको पहले से, ये आपका सीपीयू है। इसके दो पार्ट होते हैं, सीयू एंड एएलयू। ये कनेक्ट होता है कैशे मेमोरी के साथ, ठीक है? और कैशे फर्दर कनेक्ट होती है रैम के साथ। सीपीयू इसके साथ डायरेक्ट भी कनेक्ट होता है। और ये फर्दर जो रैम है वो हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट होती है, हम पहले भी डिस्कस करते रहे। ये आपकी इनपुट डिवाइस है, ये इसके साथ कनेक्ट होती हैं, और ये आउटपुट डिवाइस। ये डॉटेड सिग्नल होते हैं, जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं, यानी सीयू जो है वो बेसिकली हर एक को कंट्रोल करता है, हर एक को डायरेक्शन देता है। इसको आप ये समझ लें कि सीयू इज द डायरेक्टर। और एएलयू के अंदर जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, अब होता यह है कि सीपीयू का मेन काम क्या है, उस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। सीपीयू का मेन काम है, सीपीयू का जो मेन टास्क है, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। अब इस इंस्ट्रक्शन के पीछे एक साइकिल है।
सीपीयू का मेन टास्क आपको पता होना चाहिए, सीपीयू इज द सीपीयू टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है ना, इस इंस्ट्रक्शन के पीछे एक साइकिल है। इंस्ट्रक्शन इज डन बाय सम स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, सम स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, ठीक है। यहां तक क्लियर? ठीक है, ये तक ये बताएं, यहां तक क्लियर है, ताकि मैं आगे मूव करूं। यानी सीपीयू अगर किसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा, सीपीयू का मेन टास्क क्या है? टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन, टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बेसिकली अब वो जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है ना, देयर आर सम स्टेजेस, ठीक है। वो स्टेजेस क्या है? उसको हम कहते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए एक स्टेजेस ऑफ प्रोसेस को कहते हैं फेच, डी कोड, एग्जीक्यूट, साइकिल। ये आपने याद रखना, फेच, डी कोड, एग्जीक्यूट, साइकिल। तो इसमें जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है फेच, ठीक है। फेच का मतलब होता है, याद रखना, टू गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, पहला स्टेप, ये आपने याद रखना, ठीक है। अब ये फैच कहाँ पे होता है? इट इज डन बाय सी यू, इट इज डन बाय सी यू। मैंने फिर आगे पहले भी डायग्राम बनाई थी, दोबारा बनाऊंगा। सेकंड इसमें होता है डी कोड। डी कोड का मतलब होता है टू ट्रांसलेट, टू ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म। यस, फैच मीन एक्सट्रैक्ट। तो आप इसको आसान लफ्जों में टू गेट कर लेना, टू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, पहला स्टेप होता है। अगर आप अभी पीछे डायग्राम बनाई थी, मैं आप अभी देखे देखिए, हमने इनपुट डिवाइस बनाई। इनपुट डिवाइस कहाँ इंस्ट्रक्शन भेजता है? इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर, तो ये जाती है रैम के अंदर, ठीक है, रैम के अंदर। तो ये चीज, अब वो जो प्रोसेसर होता है वो रैम से इंस्ट्रक्शन पिक करता है ना, दिस इज प्रोसेसर, ये रैम से इंस्ट्रक्शन पिक करता है। तो पहला स्टेप होता है फेच, टू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। उसने उठा दी क्या कि प्लस करना है, क्या करना है? प्लस करना है। डी कोड, टू ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म, प्लस कर रहा है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन पिक कर ली, अभी प्रोसेसर को पता नहीं क्या करना है, तो फिर सीयू जो है ये ट्रांसलेट करता है। अब ये जो फैच और डी कोड है, ये दोनों सीयू का पार्ट है, ये दोनों सीयू का पार्ट है, ठीक है। ये चीज है। थर्ड स्टेज होती है, इन्होंने थर्ड लिखी हुई है, इसमें एक और स्टेज भी होती है, बराबर मैं बता दूं। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, EXECU, एग्जीक्यूट, टू परफॉर्म एक्चुअल ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर दें। तो आपने पहले ये चीज समझ लेनी, फैच, डी कोड, एग्जीक्यूट, साइकिल, समझ आई? टू परफॉर्म एक्चुअल ऑपरेशन, ये पॉइंट क्लियर? बाहर लिख रहा हूं। ओके, तो ये अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ताकि फर्दर क्लियर हो जाए। देखो ये इस तरह होता है, ये मेमोरी है, इसको हम मेमोरी कह देते हैं, ये मेमोरी है। ये सीपीयू है, ये सीयू है, ये ALU। अब फर्ज करें, मैंने कहा 5 + 4 = 9, ठीक है। अब ये 9 ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं हो जाता है। पहला स्टेप है टू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, ये सीयू पिक करेगा, ये बात फर्स्ट स्टेप। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ फैच, वहाँ लिखूंगा थोड़ा गड़बड़ है। पहला स्टेप क्या है? फैच। फैच का मतलब हम पहले डिस्कस कर लें,
टू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, उसने उठा ली मेमोरी के, इसको प्लस करना है, यूजर की तरफ से रिक्वायरमेंट है। दूसरा स्टेप ये भी यहाँ पे होता है, डी डी कोड। मैं यहाँ पे नंबर 2 लिख रहा हूँ, नंबर 2 डी कोड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टू इंटरप्रेट या टू ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म, ये प्लस करना है। प्लस कौन करेगा? ये एएलयू करेगा। अब यहाँ पे समझ रहे, इसको कहा जाएगा प्लस करो, थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट। इसमें सिर्फ एएलयू इंक्लूड नहीं होता, जितने भी इनपुट आउटपुट, जितनी भी डिवाइसेस हैं जो इनके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वो सब इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, सबको एक टाइमिंग भेजी जाती है। तो थर्ड यानी एग्जीक्यूट, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब एक चीज और जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब एएलयू जब रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेगा, यानी 9, उसने 9 यानी 5 में प्लस किया 4 को 9 प्रोड्यूस कर, तो यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है स्टोर। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टोर। स्टोर कहाँ करें, याद रखना, एएलयू रिजल्ट हमेशा एक रजिस्टर होता है, अक्यूमुलेटर। अगर आपको याद हो, मैंने एक मेमोरी डायग्राम में दोबारा दिखाऊंगा आपको। अक्यूमुलेटर इज अ काइंड ऑफ रजिस्टर, यानी ये सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होती है, रजिस्टर्स। ये काइंड ऑफ रजिस्टर होता है। रजिस्टर इज अ इंटरनल, या एन लिख देते हैं, इज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ मेमोरी मेमोरी ऑफ सीपीयू। यानी सीपीयू की जो अपनी मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं रजिस्टर। बहुत स्मॉल होती है, बाइट्स के अंदर होती है, 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट 16 बाइट इस तरह होती है। और इसी रजिस्टर के साइज से कंप्यूटर की स्पीड भी डिटरमिन होती है, वो भी बताता हूँ। तो जिस रजिस्टर में एएलयू रिजल्ट स्टोर करेगा उसका नाम है अक्यूमुलेटर। 6 रजिस्टर दिए हुए आपकी बुक में जो हमने डिस्कस करने। अब इस पूरे प्रोसेस में कुछ रजिस्टर भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना, तो वो अभी आपको मैं लिख देता हूँ, वो फर्दर आइडिया हो जाएगा। ये बताओ, ये डायग्राम क्लियर है? अक्यूमुलेटर का रोल आपको समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब अब मैंने आपको बताया कि इसमें 6 रजिस्टर हैं, ठीक है। टू होल्ड डाटा और इंस्ट्रक्शंस वाइल प्रोसेसिंग, जब भी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी ना, वैसे तो रजिस्टर बहुत सारे हैं लेकिन आपकी बुक में 6 दिए हैं। तो ये जो है टू होल्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन वाइल प्रोसेस, जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ये हेल्प आउट करते हैं, यानी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले जो रजिस्टर यूज होता है वो होता है पीसी, इसको कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। अभी मैं आपको टाइप फॉर्म दिखाऊंगा तो आपको आइडिया। इसका पर्पस क्या होता है? टू होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, इसमें वर्ड कीवर्ड है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस एक और रजिस्टर है जो करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके बैठा हुआ है। पीसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन जिसने, एक वो इंस्ट्रक्शन है जो जिस पे प्रोसेसर अभी काम कर रहा है, वो किसी और रजिस्टर, उसके लिए करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है सीआईआर। पीसी उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है जिसने प्रोसेस होना है। मुझे बताओ, ये पॉइंट समझ में आया? जल्दी से बताओ।
ठीक है। फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन फॉर्म देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। फिर होता है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब ये MAR में पीसी अपना कंटेंट ना MAR को देता है। ठीक है, पीसी अपना कंटेंट MAR को देता है। MAR होल्ड एड्रेस ऑफ डेटा टू बी प्रोसेस, यानी ये उस डेटा का एड्रेस होल्ड करता है जिसको भी प्रोसेस होने जाना है, टू बी प्रोसेस। ठीक है। MAR अपना कंटेंट MDR को देता है। अब ये एक्चुअल डेटा होल्ड डेटा, सॉरी एक्चुअल डेटा लिख देता हूं, एक्चुअल डेटा टू बी प्रोसेस, यानी जिस डेटा ने प्रोसेस होना होता है उसको ये होल्ड करता है, जिसका एड्रेस। अच्छा, ये हो गया। अब फोर, पीसी हो गया, MAR हो गया, MDR हो गया। फिर आ जाता है, क्या कहते हैं, CIR, होल्ड करंट इंस्ट्रक्शन which are being processed by processor। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद फिफ्थ होता है अक्यूमुलेटर, जो भी आपको मिल होता है अक्यूमुलेटर, होल्ड द रिजल्ट ऑफ डेटा, होल्ड द रिजल्ट ऑफ डेटा, जो भी रिजल्ट होगा, जो ALU होता है ना, ALU ऑलवेज ट्रांसफर रिजल्ट टू द अक्यूमुलेटर। ये याद रखना, ये इनपुट रजिस्टर भी होता है लेकिन मेनली ये आउटपुट रजिस्टर है। आउटपुट हमेशा ALU अक्यूमुलेटर में होल्ड करेगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। जस्ट ताकि यहां तक क्लियर है। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? आपको आवाज आ रही है? ओके। अच्छा, अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्ट, जो अभी तक हमने पढ़ा। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो अभी तक हमने पढ़ा। ये वॉन न्यूमैन साइंटिस्ट था जिसने जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बनाया गया था 1945 में, उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें बना के दिया था। इसने बताया था कि भाई ये CPU होगा, CPU के अंदर दो पार्ट होंगे, एक CU और एक ALU। इनकी अपनी इंटरनल मेमोरी होगी, MAR, MDR, PC एंड अकोमोलेटर। ठीक है, और CIR भी होती है। ये मेमोरी यानी रैम, रैम के अंदर डेटा होल्ड होता है, और प्रोग्राम, हम जितने भी, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जो भी प्रोग्राम ओपन करते हैं वो रैम के अंदर ओपन होता है। ये डेटा हमेशा रैम, इनपुट डिवाइस से डेटा हमेशा रैम में जाएगा। CPU ऑलवेज डील विद द मेमोरी, रैम, और रैम से पिक करेगा, और रैम से ही डेटा आउटपुट डिवाइस की तरफ जाता है, शो होने के लिए या प्रिंट होने के लिए। तो ये इसका बेसिक आर्किटेक्चर है। ये डायग्राम क्लियर है आपको? यस सकी। मतलब डिफरेंट डायग्राम को मिलेगी, बेसिक स्ट्रक्चर वही है जो मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया है कि किस तरह प्रोसेस होता है। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया हुआ है, जो ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। इस पर जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। ये कह रहा है द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज अ कंप्यूटर डिजाइन मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन इन द 1940।
इट फॉर्म द बेसिस ऑफ मोस्ट मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। आज जो भी मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर काम कर रहे हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। इसने कहा था सिंगल मेमोरी स्टोर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम कोड। तो आप मेमोरी के अंदर ये दो चीज़ें होंगी, डेटा जो हम टाइप कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कोड के इस डेटा से रिलेटेड आपने क्या टास्क परफॉर्म करना है। इसने बेसिकली स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें। अब यहाँ पे प्रोसेसर की स्पीड को मेजर कर देखें, प्रोसेसर स्पीड। अगर हम बात करें, इफ प्रोसेसर एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन in 1 second, then processor speed is only 1 हर्ट्ज। अगर एक प्रोसेसर 1 सेकंड में एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है, ठीक है, तो आपके प्रोसेसर की स्पीड होगी 1 हर्ट्ज। ठीक है। अब सारे प्रोसेसर की स्पीड ये तो नहीं है, लेकिन हमने ये समझना है कि अगर एक प्रोसेसर एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड, देन प्रोसेसर स्पीड इज 1 हर्ट्ज। अगर यही प्रोसेसर, इफ प्रोसेसर 1000 instructions processed in 1 second, then processor speed is 1 किलो हर्ट्ज। यानी 1000 हर्ट्ज का मतलब होता है प्रोसेसर की स्पीड 1 किलो हर्ट्ज है। यानी आप कहेंगे मेरे प्रोसेसर की 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है। और अगर आप कहें 1000 किलो हर्ट्ज, यानी अगर एक प्रोसेसर 1000 किलो हर्ट्ज 1 सेकेंड प्रोसेस करता है, तो हम कहते हैं 1 मेगा हर्ट्ज। यानी इस प्रोसेसर की स्पीड है 1 मेगा हर्ट्ज, मतलब 1 मिलियन या 10 लाख इंस्ट्रक्शन को वो 1 सेकेंड में प्रोसेस कर सकता है। और जब हम कहें कि 1000 मेगा हर्ट्ज, 1000 मेगा हर्ट्ज, इसका मतलब है कि एक प्रोसेसर 1000 मिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड के अंदर प्रोसेस करता है, तो प्रोसेसर की स्पीड 1 गीगा हर्ट्ज है। तो अगर आपको पता हो, आजकल जो प्रोसेसर की स्पीड है वो 3.4 गीगा हर्ट्ज। गीगा का मतलब होता है 100 करोड़, यानी 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर लेता है विद इन 1 सेकेंड। तो 300 करोड़ इंस्ट्रक्शन, कहने मोर देन 300 करोड़ इंस्ट्रक्शन आजकल का प्रोसेसर प्रोसेस करता है। तो वो जो अभी ने पढ़ा ना, फैच डीकोड एग्जीक्यूट, वो वही चीज़ है। तो उस इंस्ट्रक्शन पे 3 स्टेजेस आती हैं, फैच करेगा, डीकोड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो अगर वो 100 करोड़ से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होगी या 300 करोड़ इंस्ट्रक्शन होगी, तो इसका मतलब 3.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पॉइंट, एक प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इसने बेसिकली स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था। इंस्ट्रक्शन आर फैच्ड एंड एग्जीक्यूटेड वन एट अ टाइम इन सीक्वेंस। यानी जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो 1 सेकेंड के अंदर प्रोसेस होती है। ठीक है। अच्छा, और फिर कह रहे यूज द कंट्रोल यूनिट एंड ALU एज पार्ट ऑफ, अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, द CPU फैचेस, पहले फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। हमने पीछे डिस्कस कर लिया। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के लिए इसको बसेस चाहिए। बसेस जो है, यूजेस बसेस टू ट्रांसफर डेटा, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट जो डेटा मूव करेगा वो डेटा बस के थ्रू जाएगा, उसका एड्रेस एड्रेस बस के थ्रू जाएगा, और कंट्रोल बस वो जो डॉटेड डॉटेड सिग्नल्स है ना, यानी CU जो है, CU गिव्स इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन
to all component, ठीक है, बाय कंट्रोल बस। ये पॉइंट ध्यान में रखना। जी तक ये बताएं, यहां तक क्लियर है? तो वॉन न्यूमैन ने ये मेन कंपोनेंट बताए थे कि उसके स्ट्रक्चर में रैम होगी, सीयू होगा, एएलयू होगा, रजिस्टर होगा, बसेस होगा, हर एक का रोल हमने डिस्कस कर लिया है। नोट्स में भी मैंने आपको भेज दिया, आप उसको गो थ्रू कीजिएगा, आपको फर्दर समझ में आ जाएगा आज की क्लास के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट व्हेन अप्लाइड टू द वॉन न्यूमैन मॉडल। तो वॉन न्यूमैन ने कहा था कि एक वक्त में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, द प्रोग्राम इज स्टोर्ड ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बेसिकली जब आप किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उसके पीछे भी प्रोग्रामिंग है, तो वो बेसिकली आपका हार्ड डिस्क के अंदर होती है। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर मूव टू मेमोरी। ठीक है, जो भी डेटा होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, मेमोरी रैम के अंदर मूव होगा। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी रैम। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर मूव टू रजिस्टर टू बी एग्जीक्यूटेड। इंस्ट्रक्शन आर फैच वन एट अ टाइम। तो बस ये ध्यान में बताना था कि प्रोसेसर एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। पहले फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। यहां तक क्लियर है? यस सकी, हरी अप। आज कोशिश करके इस टॉपिक कंप्लीट करना ताकि कल मैं चैप्टर 4 शुरू कर दूं, ताकि इस हफ्ते हम चैप्टर 4 कंप्लीट कर लें। यस सकी, आर यू लिसनिंग? यहाँ पे एग्जांपल दी प्रोसेस। एक सेकेंड। ये एग्जांपल दी हुई है, लोड प्रोग्राम इनटू रैम। ठीक है, यानी कोई भी प्रोग्राम पहले रैम में लोड हो जाएगा। सीपीयू फैचेस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यूजिंग प्रोग्राम काउंटर। अभी आपको मैं बता दें सब, क्योंकि पीसी के पास एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इज डी कोडेड बाय सीयू। फैच और डी कोड ये दोनों सीयू में परफॉर्म होते हैं, अभी हमने पिछले डायग्राम में डिस्कस किया था। इफ इट इज कैलकुलेशन, एएलयू परफॉर्म इट। अगर कोई कैलकुलेशन है तो एएलयू परफॉर्म करेगा। पीसी क्या करेगा? पीसी मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड द प्रोसेस रिपीट। तो जब जब इंस्ट्रक्शन पीसी से रिमूव हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है कि अब इसने प्रोसेस होना है। पूरा एक नंबर लगा होता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे आपका नंबर लगा होता है, वन बाय वन आप जाएंगे, डॉक्टर आपको चेकअप करेगा। ठीक है, तो एक और डायग्राम दिखाता हूँ ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। ये यहाँ पे हर एक की ये दी हुई डिटेल, सी आई आर, अकोमोलेटर, एम ए आर, एम डी आर और पीसी। सबसे पहले पीसी को देखें। दिस रजिस्टर स्टोर द एड्रेस वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रेड कैन बी फाउंड। तो ये बेसिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है जिस पे प्रोसेसर ने काम करना है। और प्रोसेसर जिस इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है वो उसको होल्ड किया होता सी आई आर ने, करंट इंस्ट्रक्शन। दिस रजिस्टर स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग decoded एंड एग्जीक्यूट। तो करंटली जिस इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसर वर्कआउट कर रहा है उसको होल्ड किया था सी आई आर। अकोमोलेटर मैंने आपको बताया था, इट होल्ड एड्रेस, ओ सॉरी रिजल्ट। दिस रजिस्टर यूज व्हेन कैरिंग आउट एएलयू कैलकुलेशन, इट स्टोर डेटा टेम्पोरली ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। अकोमोलेटर एएलयू हमेशा अकोमोलेटर में रिजल्ट स्टोर करेगा। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। एम ए आर, this register store the address of the memory location currently being read from or written. MDR, this register store data which has just been read from memory or data which is about to be written to memory. ये चीज बतानी थी आपको।
ऑलरेडी मैंने वर्बली आपको बता दी, अब आप डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी देख सकते हैं कि हर रजिस्टर का क्या रोल है। देखिए, ये इस डायग्राम को देखें। पीसी अपना कंटेंट एमएआर को देता है, ये ध्यान में रखिएगा, कंटेंट ऑफ पीसी कॉपीड इनटू एमएआर। उसके बाद पीसी इंक्रीमेंट कर जाता है, पीसी प्लस वन, पीसी इज इंक्रीमेंटेड बाय वन। पीसी अपने आप को इंक्रीमेंट कर लेता है कि अब मैं, यानी यानी अगर वो पहले वन टू थ्री, ये अगर वो टू को पॉइंट कर रहा था, वन फर्स्ट का ले प्रोसेसर जिस पे काम कर रहा है, तो जब आप इसका काम खत्म हो गया तो प्रोसेसर इसके पास आएगा, इसको पिक करेगा। अब प्रोग्राम काउंटर अपने आप को अपडेट कर लेगा, अब वो इंस्ट्रक्शन नंबर थ्री को प्रोसेस करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एमएआर के पास चला गया। यहाँ पे देखें, डेटा स्टोर्ड एट एड्रेस शोन इन एमएआर इज कॉपीड इनटू एमडीआर। एमएआर अपना कंटेंट एमडीआर को देते हैं, कंटेंट ऑफ एमडीआर कॉपीड इनटू सीआईआर। तो एमडीआर इसको सीआईआर की तरफ ट्रांसफर करता है, और सीआईआर की तरफ के बाद ये चला जाता है सीयू की तरफ, सीयू ट्रांसफर करता है एएलयू की तरफ, ठीक है, और एएलयू ट्रांसफर करता है अकोमोलेटर की तरफ, और अकोमोलेटर ट्रांसफर करता है मेमोरी की तरफ। इस तरह पूरा एक फैच एग्जीक्यूट साइकिल पूरा हो जाता है। ये स्लाइड समझ में आ रही है आपको? पीसी से एमएआर, एमएआर से एमडीआर, एमडीआर से सीआईआर, सीआईआर से सीयू, सीयू से एएलयू, ठीक है, एएलयू से अकोमोलेटर, अकोमोलेटर से मेमोरी। इस तरह पूरा एक फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म हो जाता है। ये स्लाइड समझ में आ रही, तो फिर मैं ये इसका फ्लो चार्ट डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ सीपीयू वर्क्स। ये तक, यहाँ तक क्लियर है? हरी अप। ओके, अब इसी को समझाने के लिए वो आपकी बुक में भी दिया हुआ है पूरा फ्लो चार्ट, कि बेसिकली फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल कैसे काम करता है, ये उन्होंने दिया हुआ है। फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल इज कैरिड आउट इन द वॉन न्यूमैन कंपोनेंट मॉडल। अब देखें, स्टार्ट एन इंस्ट्रक्शन, नो तो वापस चला जाएगा, यस तो नीचे आएगा। द प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी फेच्ड। यानी जिस इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसर ने काम करना है, प्रोग्राम काउंटर उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है जी। दिस एड्रेस इज देन कॉपीड फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर टू द एमएआर, ठीक है। दिस इज डन यूजिंग द एड्रेस बस। ये किसके थ्रू किया जाता है? दिस इज डन एड्रेस, यानी पीसी से, पीसी जिस एड्रेस को होल्ड कर रहा था वो ट्रांसफर हो जाता है एमएआर के अंदर, और एड्रेस बस के थ्रू ये प्रोसेस पूरा परफॉर्म होगा। द कंटेंट इंस्ट्रक्शन एट द मेमोरी लोकेशन एड्रेस कंटेन इन एमएआर। अब एमएआर के बाद जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ है, आर देन कॉपी टेम्पोरली इनटू मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब इसका मतलब है कि ये एमएआर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, यानी होल्ड कर रहा है, वहां जो डेटा पड़ा हुआ वो चला जाता है एमडीआर की तरफ। तो ये एक सीक्वेंस हो गया। अच्छा जी, द कंटेंट इंस्ट्रक्शन of the MDR are then copied and placed into the current instruction register। MDR जो है CIR को ट्रांसफर कर देते हैं करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज होता है CPU के। The value in the PC is then incremented by 1 so that it now point to the next instruction which has to be fetched। अब PC को अपडेट कर दिया जाता है, यानी PC प्लस वन, यानी ये जिस इंस्ट्रक्शन में अभी काम कर रहा है उसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन को ये पॉइंट करना शुरू कर देते हैं। द इंस्ट्रक्शन इज फाइनली डिकोडेड, ठीक है, एट CU and then executed by sending out signal
वाया द कंट्रोल बस टू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी डी कोडेड का मतलब होता है कि सबको बताया जाता है कि हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। एवरी कंपोनेंट ऑफ पार्ट ऑफ सीपीयू मस्ट बी रेडी। ठीक है। तो सी आप यूँ समझ लें कि सीआईआर से ये चला जाता है सीपीयू के पास, सीपीयू प्रोसेस करता है और एएलयू पार्ट, और उसके बाद ये चला जाता है अक्यूमुलेटर के पास। काइंड ऑफ दैट। एनी मोर इंस्ट्रक्शन टू सर्विस, नो तो एंड हो जाएगा, यस तो वापस कंटिन्यू प्रोसेस ये ऐसे चलना शुरू हो जाता है, फिर ऐसे चलना, ये चलता रहता है जब तक के इंस्ट्रक्शन आती रहती है, जब तक आप स्विच ऑफ ना कर दें कंप्यूटर। ठीक है, मतलब ये आपको फ्लो चार्ट समझ में आ गया ना। अच्छा, अब इसका ये लास्ट टॉपिक है, फैक्टर दैट कैन अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। अभी आपको मैंने क्लॉक स्पीड बताई थी, देखें 3.5 गीगाहर्ट्ज। मैंने कहा था अगर एक प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड प्रोसेस करता है तो उसकी स्पीड होगी 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज। अगर वही प्रोसेसर 1000 इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है 1 सेकेंड के अंदर तो उसकी स्पीड होगी 1000 हर्ट्ज। और 1000 हर्ट्ज को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है। अगर 1000 किलो हर्ट्ज हो जाए, एक यानी उसी प्रोसेसर की स्पीड 1000 किलो हर्ट्ज हो जाए, तो हम कहते हैं ये 1 मेगा हर्ट्ज के बराबर है। ठीक है। और हम कहेंगे 1000 मेगा हर्ट्ज हो जाए एक प्रोसेसर की स्पीड, ठीक है, तो हम कहते हैं ये 1 गीगा हर्ट्ज, 1 गीगा हर्ट्ज के बराबर है। तो 1 गीगा हर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकेंड में प्रोसेसर 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है। और आजकल आपका प्रोसेसर में जैसे 3.4 लिखा था, देखो यहाँ 3.5 लिखा हुआ है, यानी 3.5 गीगा हर्ट्ज तक का प्रोसेसर आ रहा है। इसका मतलब है कि 350 करोड़, 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस करेगा 1 सेकेंड के। अब अब ये तो वो स्पीड है जो गिवन है, जैसे गाड़ी की स्पीड होती है जी, आप यानी 200 तक मैक्सिमम चला सकते हैं, लेकिन आप चलाते हैं 80 और 120 के दरमियान। लेकिन आपके तो ऑप्शन होता है कि आप 200 तक उसको ले जाएं। जब आप 200 तक ले जाएंगे तो गाड़ी तो चलेगी, लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ सकता है कि गाड़ी कभी भी उलट सकती है, डैमेज हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तभी आपसे कहा जाता है गाड़ी 80 और 120 के दरमियान रखें। यही हाल क्लॉक स्पीड का भी है कि आपके पास आपको केवल 3.5 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन बायोस, जिसको हम रोम चिप भी कहते हैं, उसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप इसको थोड़ा और इंक्रीज कर लें, 3.7 गीगाहर्ट्ज कर लें, ऑप्शन होगा। ठीक है। उससे प्रोसेसर की परफॉर्मेंस यानी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो डिफाइन द क्लॉक साइकिल दैट सिंक्रोनाइजेस कंप्यूटर ऑपरेशन। अब सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है? एक जैसा, सेम। इसका मतलब ये होता है कि जो सीयू होता है वो सबको कंट्रोल एक सिग्नल भेजेगा कि हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, एवरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर मस्ट बी रेडी। इस चीज को कहते हैं क्लॉक साइकिल, यानी मैं टाइमिंग भेजूंगा। यानी सीयू जो है सबको टाइमिंग भेजता है कि इस टाइम पे 8:10 पे ये वाला प्रोसेस होने वाला है। एवरी कंपोनेंट ऑफ पार्ट मस्ट बी रेडी। ठीक है। तो कह रहे हैं क्लॉक स्पीड का मतलब होता है डिफाइन द क्लॉक साइकिल दैट सिंक्रोनाइजेस कंप्यूटर ऑपरेशन। इंक्रीजिंग क्लॉक स्पीड कैन बूस्ट प्रोसेसिंग स्पीड। यानी टिपिकली वैल्यू 3 आपका फर्ज कर प्रोसेसर 3.3 था, ठीक है, गीगाहर्ट्ज। आपने उसको 3.5 गीगाहर्ट्ज की सेटिंग पर लगा दिया। इसका इश्यू आएगा ओवर क्लॉकिंग, while possible may lead to unsynchronized operation and overheating। जैसे गाड़ी ज़्यादा तेज चलती है तो वो हीट अप होना शुरू हो जाती है, इसी तरह प्रोसेसर भी जब चलेगा तो वो ओवर हीट होगा। और सबसे बड़ा इशू अनसिंक्रोनाइज। अनसिंक्रोनाइज का मतलब है कि आपके कंप्यूटर के जो बाकी पार्ट्स हैं वो इतना स्पीडली रेडी नहीं होंगे एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने की, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा है, रैम की स्पीड कम है, बाकी जितने भी कंपोनेंट उनकी स्पीड कम है। तो वो इन्फॉर्म उनके पास जो इंस्ट्रक्शन टाइमली नहीं आएगी, तो वो डिले आ जाएगा। डिले की वजह क्या है कि आपने स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी है, बाकी कंपोनेंट उसके साथ कंपैटिबल नहीं हो पा रहे। इसका इशू आता है ओवर क्लॉकिंग, ओवर हीटिंग एंड अनसिंक्रोनाइज। अनसिंक्रोनाइज का मतलब है जो इंस्ट्रक्शन भेजी थी वो सही तरह रिसीव नहीं हुई, या कंपोनेंट उसका क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। तो दिस इज क्लॉक स्पीड। अब आ गया बर्स्ट विड्थ।
रोड होता है ना, रोड, ये रोड है, एक गाड़ी इस पे चल रही है, इस पे दो गाड़ियां एट अ टाइम चल सकती हैं। अगर मैं तीसरी लेन भी बना दूं, एक रोड में तीसरी लेन, तो गाड़ियों की स्पीड बढ़ जाएगी। उसी रोड की मैं चौथी लेन बना दूं, यानी चार गाड़ियां एट अ टाइम मूव करेंगी। तो अगर आप एक रोड को जितना वाइड करेंगे, यानी एट अ टाइम पहले दो गाड़ियां चलती थी, फिर तीन हो गई, फिर चार हो गई, फिर पांच हो गई, तो रोड की जो स्पीड है ना बढ़ जाती है, यानी सॉरी व्हीकल की जो स्पीड है ना बढ़ जाती है। यही हाल बस विड्थ का होता है। ठीक है, विड्थ ऑफ बसेस, यानी वो जो बसेस जिसके थ्रू डेटा जा रहा है, एड्रेस जा रहा है, वटेवर, वो बिट्स की फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है विड्थ ऑफ एड्रेस एंड डेटा बसेस अफेक्ट कंप्यूटर परफॉर्मेंस। देखो, अब एक होता है 16 बिट। 16 बिट का मतलब होता है कि एट अ टाइम 16 बिट जा रही है प्रोसेस होने के लिए। इसको हम ये भी कह सकते हैं 2 बाइट। 2 बाइट कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, या इसको हम कहते हैं 2 करेक्टर। दो करेक्टर एट अ टाइम प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है। लेकिन अगर हम 32 बिट कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 करेक्टर या 4 बाइट प्रोसेस होने के लिए कंप्यूटर के पास जा रही है। तो 32 बिट अगर बस विड्थ होगी, तो ये वाला कंप्यूटर ज़्यादा फास्टर होगा एज कम्पेयर टू 16 बिट। लेकिन हमारे पास 64 बिट भी आ रहा है, तो 64 बिट का मतलब हो गया 8 बाइट। और 8 बाइट का मतलब है 8 करेक्टर जो है वो प्रोसेस होने के लिए जा रहे हैं प्रोसेसर के पास। इससे भी सिस्टम की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो बस विड्थ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने जाते हैं, तो आपसे पूछता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो 32 बिट है या 64 बिट है। क्योंकि अब आजकल जो एप्लीकेशन आ रही है, आपने 64 बिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, यानी ओएस इंस्टॉल कर लिया, और आपका प्रोसेसर 32 बिट है, तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए वो अक्सर आप सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपसे पूछता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो 32 बिट है या 64 बिट है, क्योंकि 64 बिट इज मच फास्टर देन 32 बिट। तीसरा ऐसे कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी एग्जिस्ट करती है रैम और सीपीयू के दरमियान। मैंने आपको पहले ही बताया था, कैशे मेमोरी इज फास्टर देन रैम। ये आपका सीपीयू है, ये मैं ड्रॉ करता हूं दोबारा। दिस इज सीपीयू। ये कनेक्ट होता है कैशे के साथ, और कैशे कनेक्ट होती है रैम के साथ। क्योंकि रैम ऑलवेज बिजी, ऑलवेज इनसफिशिएंट। सीपीयू डायरेक्ट रैम से भी कनेक्ट होता है कैशे के थ्रू। तो सीपीयू सबसे पहले ट्राई करता है वो कैशे से इंस्ट्रक्शन पिक कर ले। लेकिन कैशे का जो साइज होता है ना, वो आता है 8 MB। ठीक है, और रैम का जो साइज होता है वो 8 GB फर्ज कर लें। अगर मैं कैशे का साइज इंक्रीज कर दूं, यानी 16 MB कर दूं, तो आपके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि वरना वो क्या करेगा, अगर उसको कैशे का साइज कम होगा, मेमोरी साइज कम होगा, तो सीपीयू रैम की तरफ जाएगा, वहां डेटा स्टोर करने जाएगा, पता लगा वहां पे भी रैम फुल हो गई, तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो इसीलिए कैशे का जब आप सिस्टम परचेज करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कैशे कितनी है, क्योंकि कैशे डिटरमिन करेगी प्रोसेसर की स्पीड को, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को बेटर करने में आपको हेल्प करेगी। 8 MB की जगह 16 MB लगा लें, लेकिन ये उतनी कॉस्टली भी हो जाती है। तो यहाँ मसला आता है पैसों का। 8 MB भी इनफ है, लेकिन अगर आप 16 MB लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लोकेटेड विद इन द सीपीयू फॉर फास्टर डेटा एक्सेस देन रैम। रैम, अच्छा, रैम की स्पीड कम होती है, और कैशे की स्पीड ज़्यादा होती है। स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू improve सीपीयू परफॉर्मेंस। लार्ज कैशे साइज कंट्रीब्यूट टू बेटर परफॉर्मेंस, यानी 8 MB की जगह आप 16 MB लगा लेंगे, तो उससे आपके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बेटर हो। ये तीनों पॉइंट क्लियर है, ताकि मैंने इसकी लास्ट स्लाइड डिस्कस करके इसमें एंड करूं। अब आपने ना कल नोट्स पढ़ पढ़ के आना है चैप्टर 3 के, खास तौर पे ये पहले वाले, तो मैंने उसमें डिवाइड भी किए हैं। अच्छा, फिर चौथा ऑप्शन होता है नंबर ऑफ कोर्स। हमारे पास नंबर ऑफ कोर को समझ रहे हैं, प्रोसेसर। प्रोसेसर नॉर्मली हमारे सीपीयू में पहले ना सिंगल प्रोसेसर होता था, वन प्रोसेसर होता था, तो सारे काम ये करता था। फिर बाद में एक टेक्नोलॉजी आ गई डुअल कोर। अब डुअल कोर का मतलब है दो प्रोसेसर। एक कोर टू डू भी आया, कोर टू डू, इनका मतलब होता था टू प्रोसेसर।
फिर आगे कोर i3, कोर i5, नाम सुने होंगे, कोर i7, कोर i9। इनका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोसेसर, कि आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं। तो अगर आप अपने सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगाएंगे तो उससे भी सिस्टम परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आते हैं। तो नंबर ऑफ कोर का मतलब है डुअल कोर, टू कोर एंड क्वाड कोर, फोर कोर भी आता है। कॉन्फ़िगरेशन आर कॉमन। ठीक है, आपके सिस्टम में डुअल कोर और कोर टू डुअल कॉमन हो गए। ईच कोर इंक्लूड एन एएलयू, हर एक का एएलयू, सीयू और रजिस्टर अलग अलग होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर कैन एनहेंस परफॉर्मेंस विदाउट सोली रिलाइंग ऑन हायर क्लॉक स्पीड। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेसर की हायर क्लॉक स्पीड है, उसके मुकाबले में अगर आप दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर लगवा लेते हैं, दैट बिकम्स दैट विल improve your system performance. However, अब नेगेटिव इशू, doubling code does not necessarily double overall performance due to communication overhead. अब इसका इशू मतलब क्या है कि अगर एक टास्क है, अब वन टास्क, फर्ज करें वन ऑपरेशन, अगर मैं दो प्रोसेसर में यानी कोर वन में और कोर टू में डिवाइड कर दूंगा, तो इनका आपस में कम्युनिकेट, वो पूछेगा तुमने कितना कर लिया, तुमने कितना कर लिया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगा। और अगर आप तीन कोर कर देते हैं तो इस तरह ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे कि किसने कितना टास्क परफॉर्म कर लिया। दैट क्रिएट अ टाइमिंग कम्युनिकेशन ओवरहेड का मसला। कहते हैं आप जितने ज़्यादा ओवरहेड लगाएं और प्रोसेसर लगाएंगे तो कम्युनिकेशन का मसला आएगा, या आपस में कम्युनिकेट करेंगे कि किसने कितना टास्क को परफॉर्म किया। या जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एलोकेट करता है, उसको इशू आएगा कि किस प्रोसेसर को कितना टास्क दिया और उसने कितना कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ लिखा हुआ फैक्टर अफेक्टिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस, इंक्रीजिंग बस स्पीड, एनहांस सिस्टम स्पीड। ओके, clock speed influences the overall speed but doesn't guarantee increased performance. Altering bus width, clock speed, and utilizing multi-core CPU can impact performance. Okay. Care must be taken with overclocking to avoid instability and overheating. क्योंकि overheating से आपका प्रोसेसर क्रैश हो सकता है, अनएबल टू वर्क हो जाएगा, अनएबल टू, जब आपका, इसीलिए हमने फैन लगाया होता है ना। ठीक है, तो सीपीयू फैन इसलिए लगाते हैं ताकि प्रोसेसर को कूल रखे। अगर प्रोसेसर ओवर हीट हो गया तो आपका सिस्टम कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, इट विल नॉट वर्क मोर। ठीक है, अब आपको उस वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। कल आप इसके नोट्स पढ़ के आइएगा ताकि आप, कुछ क्वेश्चन होंगे उनको हम साथ साथ क्लियर कर लेंगे। कल मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं चैप्टर 4 स्टार्ट कर दूं, फिर क्वेश्चन एंड में रखेंगे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, पेपर की डेट मुझे पता है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ। आप पहले रजिस्ट्रेशन देख लें, आई थिंक रजिस्ट्रेशन 16 अगस्त तक है। पहले 6 थी, अब 16 है। आपको पहले इसका देखना है कि रजिस्ट्रेशन कब हो रही है। पेपर की डेट आपको मैं भेजता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।